अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। कुछ और मामलात सुप्रीम कोर्ट के सामने जा रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पीटीआई ने आइन के आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत यह दरख्वास्त दायर की है और इस दरख्वास्त में सदर मुमलिकत, वफाक और कौमी असम्बली को फरीक बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी एक्ट को गैर आईनी करार दिया जाए और केस के हतमी फैसले तक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, आर्मी तरमीमी एक्ट को मुअत्तल भी किया जाए। आईनी दरख्वास्त पर यह मौक़िफ़ भी इख्तियार किया गया है कि सदर मुमलिकत सोशल मीडिया पर वजाहत कर चुके हैं कि उन्होंने दोनों कवानीन की मंजूरी नहीं दी। चेयरमैन पीटीआई की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर इस दरखास्त का मुस्तकबिल क्या होगा। इसके अलावा चीफ जस्टिस के जाने में कम ही वक्त बचा है, लेकिन बहुत से अहम और केसेस हैं जिनका अभी उनको फैसला करना है। क्या उन केसेस का फैसला आएगा या नहीं, इन दोनों मामलात पर बात होगी प्रोग्राम के हिस्से में। पहले ये जो सदर मुमलिकत का सोशल मीडिया पर बयान और पीटीआई की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी एक्ट के हवाले से दरख्वास्तें, इस पर बात करने के लिए अशतर औसाफ साहब मेरे साथ मौजूद है, साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। अशतर औसाफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अशतर औसाफ साहब, एक बार फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने जा रहा है और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इन दोनों कवानीन का जो स्टेटस है वो आपकी नजर में क्या है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपनी पिटीशन में यह नुक्ता उठाया है कि सदर मुमलिकत ने सोशल मीडिया पर कहा कि ये कवानीन नहीं बने। तो आप क्या समझते हैं, इन कवानीन का अभी इस वक्त हैसियत क्या है? बड़ी सीधी सी बात, ये बहस तो खैर कोई नई नहीं है। जब से सदर मुमलिकत ने बजाय कोई सेक्रेटेरिएट की तरफ से करते या अपने सेक्रेटरी से कहते चिट्ठी लिखने का, या जो ऑफिशियल चैनल्स को यूज करते और अपोलोजाइज जो उन्होंने किया कि जी मैंने खुदा गवाह है मैंने दस्तखत नहीं किए, ये कंट्रोवर्सी तो उस वक्त से चल रही है और ये उसी की एक कड़ी है जो अब आपके सामने आई है और आज उसके ऊपर हम बातें सुन रहे हैं और बहस हो रही है। बहुत सिंपल बात है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें और इसमें कोई बहस तलब भी शायद बात नहीं है। वो कुछ यूं है कि आर्टिकल 75 जो आइन का है 75, उसके अंदर सरीहन लिखा हुआ है, सराहत से लिखा हुआ है कि सदर मुमलिकत के पास दो ऑप्शंस हैं जब उनके पास कानून आता है पार्लियामेंट से पास हुआ, या तो उसको तो उसकी तौसीक कर दें, उसका हाँ कह दें, या उसको वापस भेज दें। अच्छा। तीसरी कोई बात है नहीं, ये ऑप्शन नहीं उनके पास कि वो उसको अपने दराज में बंद कर दें या उसको बगैर दस्तखत के भेज दें। उसकी वजह ये है कि हमारा जो आइन है वो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, यानी सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट की बात है। अब ये भी लोग कह रहे हैं कि जी चूंकि पार्लियामेंट का हिस्सा है सदर, इसलिए उसका एक पार्लियामेंट्री इख्तियार है। ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट का वो हिस्सा उस वक्त है जब वो ऑर्डिनेंसेस जारी करते हैं। उनके पास वीटो का इख्तियार नहीं है, बिल वास्ता या बिला वास्ता, यानी डायरेक्टली ना वो वीटो कर सकते हैं ना वो इनडायरेक्टली वीटो कर सकते हैं। अगर ये बात जो कह रहे हैं अपनी पिटीशन में मान ली जाए तो फिर ये सदर मुमलिकत को इख्तियार आ जाएगा कि वो कोई भी बिल जो है उसको वो बगैर दस्तखत के जो है वापस भेज दें और वो वीटो से तस्वर होगा। ये कोई इतनी गहरी बात नहीं है। अच्छा। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोपोजिशन। और जो आइन का ओरिजिनल मतन है उसमें भी यही लिखा हुआ है कि असेंट तस्वर होगी अगर वो उसको उस वक्त लिखा हुआ था 7 दिन, अब 10 दिन की बात है, तो ये इतनी सी बात है, इससे ज्यादा कोई बात नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर असेंट हुई है या नहीं, इसका बर्डन ऑफ प्रूफ अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने जाता है तो वो किस पर होगा? ये बर्डन ऑफ प्रूफ वाली बात भी नहीं है, फॉर द सिंपल रीजन कि ये अब गैजेट हो चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका हुआ इसका, इसलिए जब गैजेट नोटिफिकेशन हो जाए तो उसके पीछे नहीं आप जा सकते। उसकी एक तरतीब है सारी की सारी। दूसरी बात यह है कि ये जो पिटीशन है उसमें तो वो कह रहे हैं कि मुतसादम है आइन से, और जब आप कहें कि मुतसादम है आइन से तो आप मानते हैं कि ये कानून है, तभी तो आप कहते हैं कि मुतसादम। ठीक,
बहुत शुक्रिया। अख्तर रसाफ साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, बात कर रहे थे। जो पिटिशन दायर की गई है वो एडवोकेट शुएब शाहीन के जरिए दायर की गई है और शुएब शाहीन साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जो पिटिशनर भी हैं इस केस के अंदर। शुएब शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया। शुएब शाहीन साहब, जो है वो अब गुफ्तगू आपने भी सुन ली। एक मौकफ ये है कि ये कानून बन चुके हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ क्यों समझती है कि इन बिलों को सदर मुमलिकत की असेंट या तायीद हासिल नहीं है? जी सर, पहली बात तो ये है कि देखें, आर्टिकल 75 के 2 हिस्से हैं, बल्कि 3 हिस्से हैं। आर्टिकल 75(1) इस बात की इजाजत देता है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कि या तो वो उसके ऊपर दस्तखत कर दें, असेंट दे दें, या उसको वापस भेज दें। इन दोनों सूरतें ये 75(1) में मौजूद है। 75(2) ये इजाजत देता है उनको कि अगर दोबारा भेज दिया जाए और उसके अंदर ज्वाइंट सिटिंग में, यानी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में, अगर दोबारा उसी बिल को वापस अप्रूव कर दे असेंबली पार्लियामेंट, तो वो जब प्रेसिडेंट के पास आएगा तो प्रेसिडेंट के पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो उस पर दस्तखत कर दे, ये कंपल्शन है विद इन 10 डेज। अगर फर्ज करो वो नहीं ये ऑप्शन एक्सरसाइज करते, तो देन दैट लॉ विल बी डीम्ड टू बिकम ए लॉ, दैट विल बी बिल अनटिल एंड अनलेस के 10 दिन गुजर जाएं। लेकिन डीम टू बी लॉ आर्टिकल 75 सब आर्टिकल 1 नहीं देता, ये 2 और 3 देता है। और 2 और 3 बड़ा वाजे है, ये कह देना कि 75(1) के तहत वो उन्होंने वापस भेजा, दस्तखत किए नहीं किए, हम इसको फॉर द टाइम बीइंग प्रिज्यूम करते हैं कि उन्होंने 12 असेंट नहीं दी। ये बात होता है, क्या लिख के वापस भेजा, नहीं लिख के वापस भेजा, हम ये कहते हैं सेक्रेटरी को कहा नहीं कहा, उसकी सारी बातें एक तरफ रख दें, हम उसकी फैक्चुअल कंट्रोवर्सी में जाना भी नहीं चाहते। लेकिन 75(1) के तहत जो उस लॉ के अंदर नोटिफाई किया है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने कि डीम टू बी असेंटेड, वो 75(1) में हो नहीं सकता कि जब तक दोबारा मुश्तरका इजलास में उस बिल को वापस भेजा जाए, 10 दिन गुजर जाए और फिर। लेकिन शुएब शाहीन साहब, इसमें क्या उनको बिल वापस नहीं भिजवाना चाहिए था? अगर गलत समझते, जो 75 की आप बात कर रहे हैं 1 की, कि अगर वो गलत समझते तो वापस भिजवा देते या फिर अपना कोई इजाफी नोट लिखते, लेकिन इन दोनों में से कोई काम सदर मुमलिकत ने नहीं किया। ये देखें, इसमें रहमान साहब, इसमें 2 इसके तरीक़ेकार हैं। एक जो आप कह रहे हैं 100% ठीक है, ऐसा हो जाना चाहिए था, ये तो आइडियल सिचुएशन होती ना। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, वर्क कर लेते हैं, वो तो उसकी जस्टिफिकेशन कहते हैं कि मैंने स्टाफ को कह दिया, क्योंकि रूल्स ऑफ बिजनेस इस बात की इजाजत देते हैं। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वर्बली भी किसी को कहेंगे, ये उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी या उनके स्टाफ का काम होगा, जो कुछ उन्होंने कहा है उसको इम्प्लीमेंट हो जाएगा, लेकिन वो रिड्यूस इन राइटिंग करेंगे, यानी लिखेंगे, और सब्सिक्वेंटली वो अप्रूवल ले लेंगे प्रेसिडेंट से या प्राइम मिनिस्टर से, लेकिन वो लिख लेंगे आज खुद। लेकिन उनका वर्बली कह देना कि उसको वापस भेज दो, और मैं इससे एग्री नहीं करता, इट इज ट्रीटेड एज सफिशिएंट, और ये वापस ही तो सबर होगा। लेकिन मैं कहता हूं कि आप फर्क लेकिन ये वर्बल डायरेक्शन की क्या कोई हैसियत होगी? मतलब ये वर्बल डायरेक्शन का, जाहिर बात है कोर्ट तो इस हवाले से मांगेगा कि ये वर्बल डायरेक्शन कब, कहां, कैसे दी गई। देखिए, मैंने कहा ना कि रूल्स ऑफ बिजनेस पे इसकी गुंजाइश मौजूद है, लेकिन मैं प्रिज्यूम करता हूं आपके सवाल के बाद कि उसने वर्बल परमिशन भी नहीं दी, वर्बली भी नहीं कहा इसको वापस भेज दो, और वापस भिजवा दिया बगैर दस्तखत किए, और उसके लिए कुछ नहीं किया। मान लेते हैं हम सब कुछ, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद भी 75(1) डीम टू बी ए लॉ नहीं करता अंडर आर्टिकल 75(1) में। लिहाजा ये डीम टू बी लॉ जो गजट नोटिफाई किया, बिल्कुल ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऑन द फेस ऑफ इट इलीगल है, और ये सस्टेनेबल नहीं है। इस गजट नोटिफिकेशन को इनको फौरी तौर पर वापस ले लेना चाहिए था। आप ये कह रहे हैं कि उसका नोटिफिकेशन नहीं हो सकता था, लेकिन अब इसमें एक कानूनी नुक्ता यह है कि अगर ऐसा हो कि सदर मुमलिकत कोई बिल अपने पास रख ले, तो ना उसको वापस करें और ना ही उस पर कोई इजाफी नोट लिख के भेजें, तो ये तो फिर सदर को एक वीटो का इख्तियार देने की बात होगी, और सदर कोई भी कानून साजी मुकम्मल तौर पर रोक सकता है अगर वो 75(1) के तहत पहली मरतबा ही कानून अपने पास रख लें। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये नुक्ता भी जो है वो इसकी कानूनी हैसियत क्या होगी कि अगर ऐसा मान लिया जाए तो फिर तो सदर के पास वीटो का इख्तियार होगा? नहीं, वीटो का अख्तियार नहीं होगा, उसका फिर तरीकाकार है, ऐसे ही है। कोई चिट्ठी आप मोस्ट अर्जेंट लिख के भेज देते हैं, सदर साहब उसको साइन नहीं करते, अपने पास रख लेते हैं,
फिर आपका उसका एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का फर्ज है कि दोबारा उनको भेजे, याद दहानी कराए, उन तक राब्ता करे, क्योंकि देखिए लॉ के दो एस्पेक्ट होते हैं। एक है कि जिसका कोई कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट होता है वो उसके अंदर लिखा जाता है, एक वो होता है जिसका इफेक्ट कोई नहीं होता। मसलन जैसे असेंबली डिसॉल्व करने का चीफ एग्जीक्यूटिव, हाँ वो प्रोविंस का हो या उसका हो, नेशनल असेंबली का हो, तो वो जब भेजता है तो उसके बाद उनके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो दस्तखत कर दें या 48 आवर्स के बाद ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि अगर आगे लिखा ना हो 48 आवर्स में डिसॉल्व हो जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व तस्वर करें। यहां भी आइन ने दो मुख्तलिफ रास्ते बता दिए हैं, या असेंट होगी फर्स्ट टाइम, या डीम्ड टू बी एन असेंट होगी बट इट विल बी डीम्ड टू बी असेंट सेकंड टाइम। तो ये आइन ने उसकी वाज़ेह मिसालें मौजूद हैं 75, वरना तो उसी में लिख दिया जाता, सेकंड टाइम की जरूरत ही ना पड़ती। फर्ज करें ये, अच्छा एक होता है मैंडेटरी, एक होता है डायरेक्टरी इन नेचर। डायरेक्टरी इन नेचर वो होता है कि जिसका कॉन्सिक्वेंस नहीं होता, मैंडेटरी इन नेचर वो होता है कि जिसका कॉन्सिक्वेंस होता है। लिहाजा मैंडेटरी इन नेचर है कि वो दस्तखत करें जब दोबारा वापस इनके पास आए 10 दिन, लेकिन वो मैंडेटरी इन नेचर ना करेंगे तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि वो ऑटोमेटिकली लॉ बन जाएगा। इसी तरह जैसे 48 आवर्स में एडवाइस के ऊपर साइन नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन ये ऑटोमेटेड लॉ बनना 1 की रूह के बरअक्स है, लिहाजा मैं नहीं समझता कि कानूनी है। मगर अगर इस तरह से शुएब शाहीन साहब, अगर कोई कानून जो कि बिलफर्ज अगर ये मान लिया जाए कि सदर मुमलिकत की ताईद हासिल नहीं थी या उन्होंने अपनी असेंट नहीं दी लेकिन वो नोटिफाई हो गया, तो सदर मुमलिकत के पास इस हवाले से क्या लीगल रिकोर्स है? और सदर मुमलिकत अगर उससे एग्री नहीं करते तो आपकी नजर में सदर आरिफ अलवी को क्या करना चाहिए इस मामले के ऊपर? देखिए उनके पास तो एक तो लीगल तरीकाकार है जो हमने अडॉप्ट कर रखा है, हम पिटीशन फाइल करके चले गए हैं। दूसरा तरीकाकार जो प्रेसिडेंट के पास है, उन्होंने अपनी वजाहत पेश कर दी। तीसरा तरीकाकार उनके पास जो अवेलेबल है इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल, वो है रेफरेंस फाइल कर सकते हैं बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। वो कह सकते हैं कि मैंने इसको असेंट नहीं दी, ये कानून का दर्जा नहीं रखता, इस पे आप आइन के मुताबिक तशरीह करके बताएं क्या जो इन्होंने गज़ट नोटिफाई किया है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये उनके पास अख्तियार है, एट एनी टाइम वो कर सकते हैं। लेकिन वो बहरहाल चूंकि अब तक नहीं हुआ तो हमने उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा ठीक है, एक और मामला जिस पर आपके मैं राय चाहता हूं, आप उसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील भी हैं, वो 90 रोज में इंतखाबात वाला मामला है और उस पर आज वकला की जो है वो उस पर वकला अपनी मौक़िफ़ भी दे चुके हैं, हड़ताल का भी उन्होंने कहा है और आगे भी एहतजाज हो सकता है। इस मामले पर आपको क्या लगता है कि अब ये 90 रोज वाला मामला तो 14 मई की तरह जो है वो ये ऐसा लगता है कि वक्त गुजर चुका है और 90 रोज में इंतखाबात होना अब मुमकिन नहीं है? देखिए मेरा ख्याल है कि अब भी मुमकिन है अगर ये मामला या सूरत हकीकत फैसला आ जाता है। फर्स्ट तो नहीं आता, लेकिन इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 57 ये पावर करता है इलेक्शन कमीशन को कि आप उस टाइम शेड्यूल को कम कर सकते हैं। मसलन आपने नॉमिनेशन फॉर्म के लिए दिए 7 दिन, आप उसको 6 दिन कर लें। आपने टाइम दे दिया है फर्ज करो अपीलों का टाइम 2 हफ्ते, आप उसको 10 दिन के लिए आए। इस तरह कुछ टाइम आप कम ज्यादा करने के बाद आप इसमें कर सकते हैं कि विद इन 90 डेज में ही इलेक्शन हो गए और उसके लिए कोई दूसरी राय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो ये डायरेक्शन दे सकती है और इलेक्शन कमीशन को ये अख्तियार है तो वो इसके मुताबिक फैसला करें और इसके मुताबिक ये 90 डेज में इलेक्शन ले आए। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूं सुप्रीम कोर्ट से कि फौरी तौर पर इसके ऊपर बहरहाल बेंच बनना चाहिए, इसका डिसीजन आनी चाहिए, डे टू डे बेसिस पे शॉर्ट ऑर्डर आना चाहिए और इसको एग्जीक्यूट होना चाहिए, क्योंकि 90 डेज पहले ही हम उसको डिले कर चुके हैं पंजाब और केपी के मामले में और उसका नुकसान हमारे सामने हम उठा चुके हैं, जिसकी वजह से आज जो बेयकीनी है, जो मुल्क में तबाही बर्बादी हो रही है और जो अनइलेक्टेड लोग अपनी पावर्स एक्सरसाइज कर रहे हैं वो उनकी रूह के खिलाफ है, जो आज बेआईन मुल्क को कर दिया गया है। तो मेरा ख्याल है ये दिस इज द हाई टाइम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपना रोल अदा करना चाहिए और जो पहले भी अदा किया, चलो जजमेंट की हद तक दुरुस्त है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन्होंने उसके ऊपर फैसले पे अमल दरामद नहीं कराया और अमल दरामद जब नहीं कराएंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि जैसे आपके सामने है, अनाकी है, इंतशार है, अफरा तफरी है और लोगों को आज भी बेयकीनी की कैफियत है कि क्या
इस यकीनी के माहौल में इलेक्शन अगला भी हो पाएगा या नहीं, जो कहा जा रहा है। देखें चले इलेक्शन, लेकिन आपकी दरख्वास्त को नंबर तो शोएब शाहीन साहब नंबर तो अलॉट हो चुका है, अब क्या वकला, अभी तो ये हड़ताल का मामला था, क्या इससे आगे भी मामला जो है वो जा सकते हैं? वकला जो है वो जिस तरह से इस मामले पर अपना रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। देखिए मैं तो समझता हूँ कि बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम ये ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन हुआ है और बड़े एग्रेसिव हैं वकील, और वो कह रहे हैं कि हमने तहरीक चलानी है। और दूसरी तरफ देखें तमाम बार की बॉडीज ने, पाकिस्तान बार कौंसिल के ज़ेरे सरबराही भी उनका यही मुतालबा है कि 90 डेज में इलेक्शन चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का भी यही मुतालबा है। मेरा ख्याल है लीगल फ्रेटर्निटी में कोई दूसरी राय नहीं है सिवाय इस बात के कि पीडीएम की जमातें भाग रही हैं इलेक्शन से, और वो नहीं चाहती कि उनको अपनी पास नजर आ रही है, और दैट इज द रीजन कि वो इस बेयकीनी की कैफियत को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। और उनको इमरान खान और उसकी पॉपुलरिटी से डर और खौफ है। वो ये चाहते हैं कि अगर आज भी इस बदतरीन हालात में भी इलेक्शन हो गए तो इनके पास इनको टिकटें नहीं मिलेंगी, सीटें नहीं मिलेंगी, जिसकी वजह से वो टाइम एंड अगेन इलेक्शन कमीशन की मिली भगत के साथ इसको डिले कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब, साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, और इस केस में जो पटिशनर हैं वो बात कर रहे थे इन कानूनी मामलात के ऊपर। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ मजीद खबरों पर बात होगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुल्क की आला क़यादत मुआशी मसाइल का हल ढूंढने की कोशिश कर रही है। SIFC का आज फिर इजलास हुआ जिसमें मुल्क में मुआशी बेहतरी, बहरानों के खात्मे और सरमायाकारी के लिए हिकमत अमली बनाने पर गौर हुआ। निगरान हुकूमत को इस वक्त संगीन मुआशी चैलेंजेस का सामना है। महंगाई की वजह से अवाम शदीद परेशान है। एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक निगरान हुकूमत आज गैस के शोबे के नुकसान भी अवाम पर मुंतकिल करने का फैसला किया, जिसके बाद आइंदा हफ्ते गैस की कीमत में 50% से जायद इजाफा मुतवक्के है। भारी बिलों से तंग अवाम के लिए गुज़िश्ता रोज फी यूनिट बिजली मजीद ₹1.46 जो है वो उसको महंगी कर दी गई। मुल्क में सालाना बुनियादों पर महंगाई जो है वो भी बढ़ रही है, लेकिन डॉलर, चीनी, खाद, पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए हुकूमत का ये कहना है कि एक ऑपरेशन का आगाज हो चुका है। क्या इसका कोई फर्क पड़ेगा आम आदमी के लिए? क्या आगे कोई बेहतरी के आसार हैं या नहीं? और जो मुल्क का ताजिर तबका है वो इन इक़दामात को किस तरह से देख रहा है? क्या मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी या नहीं? इस पर बात करने के लिए अकील करीम डेडी साहब, चेयरमैन AKD ग्रुप और के मुमताज बिजनेसमैन हैं, वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अकील करीम डेडी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। अकील करीम डेडी साहब, सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ, ये जो आपकी निगरान हुकूमत इस वक्त बड़े फैसले लिए जा रहे हैं मुल्क की मुआशी सिमत को दुरुस्त करने के लिए, क्या आपको लगता है सही सिमत में है ये फैसले? देखिए, SIFC के जो प्रोग्राम है वो तो ठीक है, उससे तो मैं समझता हूँ कि हम सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं। और अगर ये रेगुलर बेसिस पे सिंसियरिटी से मीटिंग करते रहे तो मेरा तो ख्याल है कि इससे हमारे मामला में बेहतरी आएगी। अच्छा, तो मैं उससे काफी हद तक सेटिस्फाइड हूँ। अच्छा, और ये जो ग्रैंड ऑपरेशन है, स्मगलिंग, बाकी मामलात, मुआशी मामलात में जो मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, इन पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं समझता हूँ अभी जो हमारी जो लास्ट मीटिंग हुई थी उस मीटिंग के बाद उसके रिजल्ट तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद भी यही है कि ये कंटिन्यूटी रहे। और आपकी कॉमर्स मिनिस्ट्री ने एक दो बहुत जबरदस्त स्टेप लिए हैं, उस पर मैं गौर एजाज को जरूर क्रेडिट दूंगा, क्योंकि इन्होंने जो राइस की अंडर इन्वेस्टिंग थी उन्होंने पहले ही हफ्ते में उसको रोका है, और उसकी वजह से आपकी स्पोर्ट्स में आपके नंबर्स काफी बेहतर होने में मदद करेगी। और अगर ये इसी तरह काम करते रहे, मैं समझता हूँ क्योंकि अंडर इन्वॉइसिंग और ओवर इन्वॉइसिंग का तो सारा ताल्लुक कॉमर्स से है, और मैं समझता हूँ उसके लिए गौर एजाज तो जो मुंतखब किया गया है वो डेफिनेट काफी अच्छा रोल प्ले करेंगे। लेकिन उन्होंने स्टार्ट अच्छा लिया है तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, और ये काम मैं समझता हूँ उसको कंटिन्यू करने की जरूरत है। और भी बहुत सारे ऐसे एक्सपोर्ट्स की जगहें हैं जहाँ से हम अपने नंबर्स को बेहतर कर सकते हैं, प्रॉफिट को बड़ा बना के दे सकते हैं। जैसे लास्ट $2.4 बिलियन की एक्सपोर्ट थी
अगर इसी तरह ये मेहनत करते रहे तो मैं समझता हूँ तो 200, 300, 400 मिलियन डॉलर मंथली हम बेहतर कर सकते हैं नंबर। अच्छा, और आपको लगता है भी क्योंकि मामला तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हैं, तो क्या वजह है ये इकदाम पहले क्यों नहीं लिए जा सके? सर जी, पाकिस्तान में बुरा काम इतने हो रहे हैं कि वो पहले तो उसको मानना पड़ेगा ना, क्योंकि जब हर आदमी गलत काम कर रहा होता तो फिर वो बुरा नहीं होता ना। तो हमारे मुल्क में तो मसला ये है ना कि कभी कभी हम मुहावरत का मिसाल देते हैं, हवा का हवा बिगड़ा हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सब बुरे हैं। कुछ अच्छे लोग होंगे, लेकिन बुरे लोगों की तादाद ज्यादा होती है। तो हमारा तो जमहूरी सिस्टम है ना, वो तो यही कहता है कि अगर बुरा आदमी ज्यादा है तो फिर उनकी जीत है, उनकी हार नहीं है। तो हम तो उसी में रचे बसे हुए लोग हैं। तो अल्लाह करे, हम दुआ करते हैं कि अगर ये सिंसियरिटी जो इस वक्त दिख रही है अगर ये कंटिन्यू रहेगी तो मैं समझता हूँ कामयाबी हमारे कदम चुकी। अच्छा, और आपको लगता है ये मैनेजमेंट ही बेहतर करने से ऐसा हो जाएगा? देखिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू क्या है? पाकिस्तान का सिर्फ और सिर्फ इशू है एनर्जी। अभी तक हमने एनर्जी साइड पे कुछ काम होते हुए नहीं देखा। उम्मीद है मोहम्मद अली कोशिश तो करेगा कि वो मसले को हल करे, लेकिन मुझे उसके एक बयान से शिकायत है कि वो ये कह रहा है कि नई कोटे बनाएंगे और नई फोर्स बनाएंगे तो ताकि करप्शन को और लंबा ले जाए, ताकि पाकिस्तान कभी ठीक ही ना हो। देखिए, बहुत सारे एग्जाम्पल है। आप कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन में अगर जाएंगे पीछे तो पाकिस्तान में हाईएस्ट लाइन लॉसेस है कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई के, और उसने अपने आप को प्रूव किया है जो 39% लाइन लॉसेस थे वो 14 और 15% पे किया है। तो जब उधर कोई फोर्स नहीं बनाएगी, कोई नई कोर्टें नहीं बनाएगी, उनकी मैनेजमेंट ने मेहनत की और मेहनत करके जब उन्होंने इस तरह की अचीवमेंट की है तो बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते? हम 101% अगर हमारी विल है और गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो ये काम कोई मुश्किल नहीं है। जो लोग बैठे हैं ये भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन इसमें अकील करीम डेडी साहब, सबसे जो इम्पोर्टेंट इशू है अभी इस वक्त जो डॉलर के साथ जुड़ा है, जो बाकी इश्यूज के साथ आपकी मार्केटों के साथ जुड़ा हुआ है, वो तो एतमाद का क्राइसिस है, एतमाद नहीं है। तो आपको लगता है ये इकदाम करने से एतमाद आ जाएगा, ट्रस्ट हासिल कर सकेंगे? देखिए, अगर काम लोग करते रहे तो एतमाद बहाल हो जाएगा। अगर टॉप लेवल आर्मी है और केयर टेकर गवर्नमेंट अगर मिल के ये काम करेंगे और सियासी पार्टियों को इनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये तो मुल्क के इंटरेस्ट में काम हो रहा है। तो हम अगर अपने मुल्क के इंटरेस्ट में काम करेंगे तो डेफिनेट कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर होगा। और ये देखे ना कि 2 हफ्ते पहले और आज के कॉन्फिडेंस लेवल में काफी बेहतरी आई है। तो बेहतरी आने की सिर्फ क्या वजह है कि लोगों को दिख रहा है कि अब काम होना शुरू हो गया है। तो मैं समझता हूँ, और दूसरी जो सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि आपका हर आदमी को शिकायत एनर्जी से, एनर्जी सेक्टर में आपकी बिजली, एक्चुअल बिजली के रेट साढ़े 9.25 है। अच्छा, और लोग पे कर रहे 56 रुपए और 60 रुपए। तो ये चीज को बेहतर करनी है और इसको बेहतर करने के लिए बहुत सारे इक़दाम करने की जरूरत है। और ये अगर हम कर लेते हैं तो हमारी, मैं समझता हूँ हमें कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं फिर इसके बाद। अच्छा, और अब ये जो करेंसी के हवाले से FIA जिस तरह से सख्ती कर रही है, आपको लगता है करेंसी संभल जाएगी, डॉलर की कीमत काबू में आ जाएगी? देखिए, अभी तो संभला है। और अगर इसी तरह इसको फोकस रखा गया, क्योंकि आपके सबसे बड़ा जो आपको डैमेज कर रहा है रुपी की वीकनेस ने पाकिस्तान के इन्फ्लेशन के नंबर को बढ़ाया, और उसी इन्फ्लेशन के नंबर ने आपके इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया, और उसी इंटरेस्ट रेट ने आपको काफी डैमेज किया हुआ है, आपकी एक्टिविटीज को काफी स्लो किया हुआ है। अब अगर ये है कि ये लोगों को सबको सिंसियर होने पड़ेगा, सेंट्रल बैंक है, ECB है और जो आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट है और इनको सीरियसली इस मामले को देखने की जरूरत है। और ये फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा मुमताज बीबी को भी चाहिए कि इसको फोकस करें, ये हमारी प्रायोरिटी है। किसी भी सूरत में फर्दर वीकनेस नहीं आनी चाहिए।
और फर्दर इन्फ्लेशन के नंबर ऊपर नहीं जाने चाहिए, तो फिर मैं समझता हूँ कि आपके इंटरेस्ट रेट भी नीचे आ सकते हैं। मैंने देखा है पिछले दिनों उन्होंने क्रैक डाउन किया है, चीनी की भी प्राइस नीचे आई है, आटे की भी प्राइस नीचे आई है। तो ये सारे नंबर अगर हम अचीव करेंगे तो इन्फ्लेशन नीचे आएगा, और इन्फ्लेशन नीचे आएगा तो इंटरेस्ट रेट कम होगा, और इंटरेस्ट रेट कम होगा तो एक्टिविटीज बढ़ेगी। तो हमें फोकस करने की जरूरत है कि ये सारे काम करने पड़ेंगे। ये मैनेजमेंट तब तक बेहतर नहीं हो सकती जब तक कंट्रोल नहीं आएगा। और एक बड़ा इशू इस वक्त अफगानिस्तान का है, चाहे वो चीनी हो, आटा हो, डॉलर हो, उसकी स्मगलिंग हो रही है। ये आपके ख्याल में यहाँ पर इस फ्रंट पर जो है वो क्या करने की जरूरत है? ये जो इनफ्लो है अफगानिस्तान की तरफ जो है वो इन तमाम चीजों का। देखिए, इस वक्त मैंने कहा ना कि SIFC जो प्रोग्राम में काम कर रही है, इसमें अगर वो कॉर्पोरेट फार्मिंग हो या माइनिंग हो, ये इन्वेस्टर को लाने में कामयाब हो जाते हैं तो अल्लाह ताला हमारे मामला ठीक हो जाएंगे, हमें किसी किस्म का इशू नहीं होगा। ठीक, कमाई बढ़ाने के लिए यहाँ पर तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुल्क की जो है वो कमाई किस तरह से बढ़ाई जाए। लास्टली, कमाई बढ़ाने के लिए आपके ख्याल में इस वक्त क्या करने की जरूरत है? देखिए, लोगों की इनकम बढ़ानी है तो जाहिर बात है इन्फ्लेशन को नीचे लाना है। इन्फ्लेशन नीचे उसी सूरत में आएगा कि आप लोगों के ऊपर क्रैकडाउन करें, आप कार्टेलाइजेशन को बढ़ने ना दें, कार्टेलाइजेशन को किल करें, यकीनदोजी ना हो, उनको आप रोकें, अंडर इन्वेस्टिंग ना हो, एक्सपोर्ट के नंबर बेहतर हो। तो ये सारी चीजें वो हो रही है, इस वक्त स्टार्ट हो चुकी है। हम ये चाहते हैं कि ये रुकनी नहीं चाहिए, ये आगे बढ़। ठीक, अकील करीम डेडी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बात हो रही थी जो इक़दामात इस वक्त मुआशी गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए लिए जा रहे हैं। अब एक ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ मजीद खबरों पर बात होगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। G20 सरबराही इजलास दिल्ली में हो रहा है। भारत इस इजलास की मेजबानी कर रहा है। अफ्रीकी यूनियन बाकायदा G20 का मेंबर बन गया है। अमरीकी सदर जो बाइडन, तुर्क सदर रजब तैयब अर्दगान, जर्मन चांसलर और यूरोपीय ममालिक और दीगर रहनुमा समेत G7 ममालिक बरतानिया, कनाडा, जापान और इटली के वज़राए आज़म भी शिरकत कर रहे हैं। जबकि आम बात यह है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और चीन के सदर शी जिनपिंग नई दिल्ली में शेड्यूल सरबराही इजलास में शिरकत नहीं कर रहे। अब ये जो नए अलायंसेज इस वक्त बन रहे हैं और फिर इन नए अलायंसेज के बाद हमारी जो खारजा पॉलिसी ऑप्शंस हैं उनका क्या जो है वो हमारे पास क्या ऑप्शन है। और फिर एक और आम बात ये भी है कि ये तमाम मामला भारत में जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी खास कश्मीर के मामले के ऊपर ऐसा लगता है कि इन मगरबी ममालिक ने खास तौर पर जो है वो उनको भी जो है वो उससे भी सरफे नज़र किया है। तो ये G20 का इजलास और इसके असरात क्या हो सकते हैं, इस पर बात करने के लिए साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। एजाज चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एजाज चौधरी साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो अलायंसेज हैं, ऐसा लग रहा है इससे पहले ब्रिक्स और ब्रिक्स के बाद G20 का इजलास, किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई ये दुनिया में जो अलायंसेज हैं वो एक मरतबा फिर से जो है वो तश्कील पा रहे हैं और उनमें हमारी जगह आपको कहाँ बनती नजर आ रही है? जी देखिए, ये तो तय है कि किसी भी मुल्क की अगर इक्तिसाद बेहतर हो तो उसका क्लाउट भी बेहतर हो जाता है। हमने चीन के साथ ही होते देखा, अब हम हिंदुस्तान के साथ भी यही होते देख रहे हैं। और हिंदुस्तान G20 में की जो इस वक्त मेज़बानी कर रहा है, उसने SCO की भी की और ब्रिक्स प्लस के प्रोसेस में भी शामिल है। तो हिंदुस्तान की इस वक्त एक लिहाज से गुड्डी चढ़ी है, क्योंकि उन्होंने पिछले 20-25 साल से मुसलसल इक्तिसादी ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ 6% एंड अबव लिया है। तो उसकी वजह से अब सारे मुल्क उनके साथ ताल्लुकात भी रखना चाहते हैं, बढ़ाना भी चाहते हैं। साथ ही साथ जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स बनी है उसमें अमेरिका का चूंकि चीन के साथ अब एक मुसाबका है, तो ऐसे में भी हिंदुस्तान को अमेरिका को यानी एक दूसरे की जरूरत महसूस हुई और वो एक दूसरे के पार्टनर्स बन गए। तो एक कोएलिशन ऑफ फोर्सेस आर वर्किंग इन इंडियाज फेवर एट दिस टाइम। कुछ तो उनकी अपनी इक्तिसाद की वजह से, कुछ ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की वजह से। लेकिन जहां तक ये G20 का इजलास था, मेरे ख्याल में इसमें उन्होंने कुछ हासिल किया है, बहुत कुछ हासिल नहीं किया है।
हिंदुस्तान का एजेंडा क्या था इसमें? एजेंडा मेरे ख्याल में उनका एजेंडा ये था कि एक तो वो अपना आलमी कद काठ बढ़ाएं इसमें, दूसरा वो ये चाहते थे कि ग्लोबल साउथ की हम नुमाइंदगी करें, जो अफ्रीका और एशिया के कुछ ममालिक और उस तरफ, तीसरा मुस्लिम वर्ल्ड में इनरोड्स करें। आपने देखा बहुत सारे मुस्लिम ममालिक जो हैं वो अब उनके बड़े गहरे दोस्त बन गए हैं। तो हिंदुस्तान का एक एजेंडा बन गया कि भाई इस तरीके से अगर वो करते हैं तो उनका कद काठ बड़ा होता है। फिर उन्होंने इंक्लूसिव मल्टीलेटरलिज्म की बात की है, उन्होंने रिवाइटलाइज मल्टीलेटरलिज्म की बात की है, विच मींस के यूनाइटेड नेशंस में भी आप हमें जगह दीजिए। तो आप ये पूछ रहे थे कि इसका फिर हमारे लिए क्या इसकी इम्प्लीकेशन है। तो जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तान हमें आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है। मोदी सरकार की ये पॉलिसी पिछले 6-7 साल से चल रही है, और जब वो आपके दोस्तों को रोप इन करते हैं तो उसका पाकिस्तान पे कुछ नेगेटिव असर तो होता है। अच्छा, लेकिन मगर इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है एजाज चौधरी साहब, और वो चीनी सदर का वहां पर जो है वो ना जाना है। सो व्लादिमीर पुतिन का तो भी यूक्रेन वाला जो मामला है उसके बाद समझ आता है, लेकिन चीनी सदर का वहां पर ना जाना, इस इजलास में शिरकत ना करना, इसको आप किस तरह से देखते हैं? हालांकि उनकी जो गैर हाजिरी है उसकी कोई सरकारी वजह नहीं बताई गई। नहीं, मेरा ख्याल है सेटबैक है। उसकी वजह है कि G20 की 2 मीटिंग्स इन्होंने डिस्प्यूटेड टेरिटरीज में की, एक अरुणाचल प्रदेश में जो चीन अपना हिस्सा समझता है उसको, और एक मकबूजा कश्मीर में जो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहिए। तो इसलिए भी चीन को भी इस बात की खफगी है कि हिंदुस्तान अपने एजेंडा के बढ़ावे के लिए इसको इस्तेमाल कर रहा है इस फोरम को। आप ये देखें कि इस दफा जो यूक्रेन पे भी जो बातचीत हुई है, उन्होंने डिक्लेरेशन में जो लिखा है उस पे उन्होंने रशिया का नाम तो नहीं लिया, लेकिन काफी क्रिटिसाइज किया है रशिया को भी कि जी आपने टेरिटोरियल इंटेग्रिटी किसी की वॉयलेट नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, और न्यूक्लियर वेपन्स को यूज नहीं करना। तो रशिया भी एब्सेंट तो है, लेकिन फिर उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ी है क्योंकि उसकी एक किस्म की कंडेमनेशन हुई। देखिए, जियोपॉलिटिकल इश्यूज पे तो कोई खास ब्रेक थ्रू नहीं था। सिर्फ अगर चीज जो मुझे नजर आई है वो नजर आई है कि इन्होंने क्लाइमेट जो एग्रीमेंट्स हैं उसके ऊपर थोड़ा कहा कि जी हम उसको ट्रिपल करेंगे, जो रिन्यूएबल कैपेसिटी को, और इस तरह की चीजें उन्होंने कोई बातचीत की है। लेकिन कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा ऐलान या एलामिया नहीं है। अच्छा, हमने एजाज चौधरी साहब ब्रिक्स में भी और अभी G20 में भी जारी बात है, ब्रिक्स के मामले में ज्यादा गल्फ के जो ममालिक हैं उनका बड़ा इंटरेस्ट और बड़ी दिलचस्पी देखी है इस जानिब। तो आपको लगता है ये रीअलाइनमेंट भी जो है वो हो रही है? और अगर ये जो गल्फ के ममालिक हैं इनकी इस कदर दिलचस्पी की वजह आपको क्या नजर आती है भारत के साथ ताल्लुकात में? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो मिडिल ईस्ट है वो तब्दील हो रहा है बड़ी तेजी से, और हम तो बड़े अरसे से इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज में भी मैं आवाज उठाता था कि इस वक्त जो सऊदी अरेबिया का 2030 विजन है उसको पढ़ें, उसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज निकल रही हैं। यूएई भी ये फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये चैंपियन बने हुए हैं इस वक्त ग्रीन टेक्नोलॉजीज के। तो वहां पे जो सबसे मैक्सिमम ग्रोथ अगर दुनिया में इस वक्त हो रही है तो वहां पे हो रही है। अब उनको भी हिंदुस्तान से एक फायदा नजर आ रहा है क्योंकि हिंदुस्तान की भी इक्तिसाद बेहतर है। अभी आप देखें, यूरोपियन यूनियन भी एक प्लान बना रहे हैं कि वो मिडिल ईस्ट, इंडिया और यूरोप को मिलाना चाहते हैं, एक राउट बनाना चाहते हैं, एक कॉरिडोर बनाना चाह रहे हैं। तो मिडिल ईस्ट की इस वक्त बहुत अहमियत है। खुशकिस्मती से हमारे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो हिंदुस्तान से अपने ताल्लुकात खत्म कर लेंगे। हमें खुद उनको इन्वॉल्व करने के लिए, और मेरे ख्याल में कुछ बातें हो भी रही हैं। अगर पाकिस्तान इस वक्त पूरी तरह तवज्जो जो है जियो पॉलिटिक्स की बजाय जियो इकोनॉमिक्स पे कर दे और सारी की सारी अपनी इक्तिसाद बेहतर करे अपने, तो आप देखेंगे कि हिंदुस्तान की ये कोशिशें कि हमें आइसोलेट कर दे वो शायद कामयाब ना हों। ठीक है, एजाज चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। बात कर रहे थे सेक्रेटरी खारजा G20 के इजलास के हवाले से। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो पीपल्स पार्टी के जो इलेक्शन कमीशन के साथ मामला आते हैं उन पर बात होगी और फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ होंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मुल्क में इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कब होगा? क्या इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियां मुकम्मल होने तक इंतजार करेगा? सियासी जमातों का मुतालबा भी जोर पकड़ रहा है और
कि ऐलान जल्द से जल्द हो, लेकिन सियासी जमातों का जो मौक़िफ़ है उसमें भी कोई वाज़ेह नहीं है। पीपल्स पार्टी के कायदीन का जो मौक़िफ़ है उसमें भी इख्तलाफ सामने आया। गुज़िश्ता रोज़ बिलावल भुट्टो ने इलेक्शन कमीशन पर तनकीद की और कहा कि इलेक्शन कमीशन ने गैर आइनी तौर पर डेवलपमेंट फंड्स को रोका है, लेकिन आज पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरपर्सन आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इंतखाबात का इनेकाद करवाएगा। अब ये जो मामला है और फिर इस पर जो सियासी इत्तेहाद रहा, ये कौन जिम्मेदार है इलेक्शन में इस ताखीर का, इस पर बात करने के लिए फैसल करीम कोंडी साहब, साबिक मुशीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत शुक्रिया फैसल करीम कोंडी साहब। ये क्या कोई तजाद है, पीपल्स पार्टी वाज़ेह नहीं है? क्योंकि ये तासुर उभर रहा है कि कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने और बात की और आज आसिफ अली जरदारी ने और बात की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नहीं समझता कि इतना कोई तजाद इसके अंदर है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल कराची में मीडिया टॉक की और आज उन्होंने बदीन में भी मीडिया टॉक की। आज शाम से पहले मीडिया टॉक की। आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि डिलिमिटेशन के हवाले से बात की है, इकोनॉमी के हवाले से बात की है, पॉलिटिक्स के हवाले से बात की है। पॉलिटिक्स से उनकी मुराद ये थी कि क्योंकि चंद दिनों से कुछ हमारे पुराने इत्तेहादी PMLN के और JUI के कुछ हम पे उन्होंने कहा कि जी चाहे वो शुगर का मसला था या फिर इलेक्शन के हवाले से था, तो ये जब एक पार्टी आपके ऊपर इल्ज़ामात लगाती है, आपके खिलाफ बयान देती है, तो आपको उसको रिप्लाई करना पड़े। तो उन्होंने कहा पॉलिटिक्स का टाइम नहीं है, आप मईशत की बात करें पाकिस्तान की माशी तौर पर। तो ये चीज़ें जहाँ तक तो इलेक्शन पर उनका मौक़िफ़ वही है जो बिलावल भुट्टो का मौक़िफ़ पार्टी है। शेड्यूल का देखिए, अभी इस वक्त पीपल्स पार्टी का तो मौक़िफ़ हमें ये समझ आ रहा है कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि हल्का बंदियां आप कर लें, लेकिन आप शेड्यूल का ऐलान कर दें। देखिए, पहली बात तो ये कि हम इलेक्शन कमीशन में गए थे, हमने उनसे कहा कि आप जरा ये जो हल्का बंदी आपकी है ये आप कम टाइम में भी कर सकते हैं। आपने पिछले साल डिलिमिटेशन की है, आप सीटें नहीं बढ़ा रहे हैं, तो आप डिलिमिटेशन का प्रोसेस थोड़ा कम कर दें। अगर पार्लियामेंट अपने टाइम पूरी करती कौमी असेंबली, तो आप 60 दिन में इलेक्शन कराते। अब आप 90 दिन आपके पास मिल गए, 60 45 दिन में कराते। आप वो डिलिमिटेशन आपके पास ऑलरेडी एक चीज़ मौजूद है, तो आप उसको जल्दी भी कर सकते हैं। अच्छा। और साथ साथ जो है आप इलेक्शन के भी अनाउंसमेंट करते इसी दौरान। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम डिलिमिटेशन की भी देखते हैं और इलेक्शन की तारीख भी देते हैं। डिलिमिटेशन की तारीख आ गई 30 नवंबर। इलेक्शन आपको पता है कब होने? हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता इलेक्शन कब होने। हमको इलेक्शन कब बताए तो सही इलेक्शन कब हो रहे हैं। खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि फिर दिसंबर में हमें PMLN वाले और बाकी जमातें हैं। लेकिन PDM जमातें तो, और मौलाना फजलुर रहमान ने इस हवाले से बात की, हम तो उसी वक्त इलेक्शन में जाने को तैयार थे, लेकिन ये आप लोग थे, आपने कहा कि हुकूमत लें और अभी इंतखाबात ना करवाएं। देखिए, ऐसी बात नहीं थी। हमारा पहले दिन से 2018 में जब असेंबली हमने इलेक्शन लड़ा, हमारा मौक़िफ़ जो भी था दुरुस्त पाया गया। हमने इनको ये हल्फ नहीं ले रहे थे, हम इनको पार्लियामेंट लेके आए, फिर हमने PDM बनाई मौलाना साहब सर बराबर, और पहले से उन्होंने कहा इस्तीफे दें। हमने अगर हम इस्तीफे देते तो यही PTI वाले आप रो रहे होते कि हमने इस्तीफे नहीं दिए, हमारे इस्तीफे कबूल नहीं किए जाएँ, फिर हाई कोर्टों में जाते। अदम एतमाद के जरिए जब हमने हुकूमत ख़त्म की, उस वक्त जो है PTI के चेयरमैन का यही मौक़िफ़ था कि आप अदम एतमाद न करें और मैं असेंबली तोड़ देता हूँ जो लोग कह रहे हैं। तो फिर मतलब मौलाना साहब और उनको क्या एक मौक़िफ़ था, हमें तो एतमाद की। लेकिन ये लग ये रहा है जैसे अभी जो सियासी इत्तेहाद था, आप उनसे फासला करने की कोशिश कर रहे हैं। फासले की बात नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि हमें अभी नहीं, हमें कोई फासला करने की कोशिश, वो कह रहे हैं हमें नहीं था। अब आपने 4 वजारतें, क्रीम वजारतें आपने ले ली, मतलब है कि आपने हलवा भी खा लिया और फिर बोला कि शक्कर कम थी और घी भी कम था। मतलब आपने होम अपना हाउसिंग की मिनिस्ट्री, कम्युनिकेशन, मजहबी अमूर, सेफ्रॉन ये ले ली। फिर KP में जिस तरीके से हुकूमत बनाई, गवर्नर साहब उनके आए, मेजॉरिटी कैबिनेट उनकी आई, फिर उनको हटाना पड़ा, वो भी आपको पता है क्यों हटाना पड़ा। और ये चीजें जो है हुई, अब कह रहे कि नहीं ये क्यों हो रही हैं बातें? नून लीग भी कर रही है, वो भी चीनी बहरान पर हमने देखा। गलत है। देखिए नून लीग, देखिए हमने नहीं, नून लीग गलत, और इधर JUI ने भी देखिए उनका, अगर नून का जमहूरिया की उन्होंने बात की ना, हमारे पास 10 वज़ारतें देती, हम उसके जवाब देने को आज भी तैयार हैं, हर फोरम पे तैयार हैं। बाकी मिनिस्ट्रियाँ तो PDM के साथ थी, फिर PDM बाकी से मिनिस्टरों को जवाब दे। अगर आप बोले, देखें वो चीजें जब जरदारी साहब ने उनको मशवरा दिया था, उन्होंने पिछले साल जब सीजन शुरू हो रहा था गन्ने का, अपना मिलों का, उन्होंने कहा जो बस वाफिर मिकदार में चीनी पड़ी वो आप भेज दें, सीजन शुरू हो रहा है, हमारे पास अपनी चीनी आ जाएगी। लेकिन उन्होंने उस वक्त नहीं किया। आपको समझ क्या आती है? आपकी कम्युनिकेशन तो बड़ी अच्छी थी, फिर ये बातें क्यों हो रही हैं? हमारी कम्युनिकेशन आज भी अच्छी है। कुछ पार्टी के अंदर होते हैं स्पॉइलर, जो कि अपनी मशहूरी के लिए कुछ जो है वो चीज खराब किस पार्टी में? JUI में है, मुस्लिम लीग? हर जमात में जो कहते हैं कि चीजें जो है खराब हो, वो स्पॉइलर है। उनको चाहिए उनकी पार्टी के लीडरान को शट अप कॉल दें, क्योंकि जो उन्होंने चीनी के हवाले से, देखें कॉमर्स मिनिस्टर अगर हमारा था तो चीज ECC में गई और फिर जाके उसमें गई है कैबिनेट में गई, कैबिनेट ने अप्रूव किया ना।
तो कैबिनेट में कौन बैठे, सारे बैठे हुए थे। हम तो कहते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और फिर उसके बाद अपने PMLN के अपने उनके मेंबरान ने क्लियर की इस चीज को, जी जो बाकी कैबिनेट में पास हुआ, कोई पीपल्स पार्टी ने तो पास नहीं कराई थी। अब ये खबरें ये भी आ रही हैं कि ये इंतखाबात के साथ जुड़ा मामला है। इस वक्त सिंध के अंदर भी एक इंतखाबी इत्तेहाद बनाने की कोशिश हो रही है, जहां पर ये तमाम जमातें इकट्ठी हो रही हैं, जिसमें JUI भी शामिल है, मुस्लिम लीग नून भी शामिल है, MKM भी शायद उनके साथ शामिल हो। तो क्या कोई ऐसी इत्तला है आपको? हम सबको वेलकम करते हैं, सारी सीटों पर इलेक्शन लड़ें, बिल्कुल वेलकम। हर किसी की जमहूरी है कि पूरे पाकिस्तान में लड़ सकते हैं। अगर सिंध में लड़ना चाहते हैं, हमारी मर्जी, हम जिधर लड़ना चाहते हैं, हम पूरे पाकिस्तान में हम भी लड़ेंगे। इनको भी हम वेलकम करते हैं। पहले भी उन्होंने बड़े पंजे आजमाए, आज भी आजमा ले, कि उनके मतलब है कि जिसके साथ भी देखिए हर इलेक्शन। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी की मुखालिफ सियासी जमातों का इत्तेहाद बनता है तो क्या पीपल्स पार्टी के लिए इलेक्शन मुश्किल होगा? नहीं होगा इंशाल्लाह, आप देख लेंगे कि कब क्या करते हैं। हमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया और इंशाल्लाह आप ये जगह याद रखें, हम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को वज़ीर आज़म बनाएंगे। अच्छा, तो ये आप इस हवाले से ये भी कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी को शायद ये तासुर दिया गया था कि अगला वज़ीर आज़म उनका होगा, किसी के और अभी जो है वो पीपल्स पार्टी को ऐसा लग रहा है कि ऐसा होना मुमकिन नहीं है, उनको कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है। किसी के तासुर पे और किसी के से जो है ना किसी के सिलेक्शन पे नहीं आएंगे, हम अवाम के मैंडेट के जरिए आएंगे। अच्छा, अवाम अगर हमें कहेगी कि देखिए हमने अपना होमवर्क किया, अवाम जिस जमात को भी वोट करती है, हमने कल बिलावल साहब ने भी किया, अगर PMLN को करती है, पीपल्स पार्टी को होती है, किसी और जमात को करते हैं, उनके जमहूरी हक है। आप कहें कि देखें आप ये एटॉमिक कंट्री है, एटमी मुल्क है पाकिस्तान, आप उसको एडॉक पे नहीं चला सकते हैं। आपको एक पार्लियामेंट चाहिए, आप हुकूमत चाहिए ताकि हम इन क्राइसिस से निकलें। अगर आप एडॉक पे मुल्क जाए 3 महीने 6 महीने, आज मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता इलेक्शन कब होने, तो आप किस तरीके से ऐसे मुल्क को चलाएंगे? बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। आज के प्रोग्राम से थे मेजबान रहमान अजहर को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।